जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यार दोस्तों, अभी डीआरडीओ और एमपी टेक की मतलब कहना चाहिए एमपी टीचर के लिए जो पोस्ट आई है उसके लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं। ये पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है हमें, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी हमारा चैनल ग्रो किया है। आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो समय न गवाते हुए आप अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरा जो कहना चाहिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, वो ये है 9685945447। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है, कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे क्या कहते हैं? कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे हम लिप क्लियरेंस कोण कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं, हेलिक्स कोण कहते हैं, रैक कोण कहते हैं। देखिए, सभी प्रश्न थोड़ा कठिन है और कठिन प्रश्न से ही हमें नौकरी मिलती है। ये मत सोचे कि मतलब इजी इजी क्वेश्चन हम कर करके आप बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिप क्लियरेंस कोण। लिप क्लियरेंस कोण, ठीक है। कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे हम लिप क्लियरेंस कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लिप क्लियरेंस कोण क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ड्रिल बिट होती है, ये पॉइंट एंगल कहलाता है। ठीक है, ये हेलिक्स एंगल ये कहलाता है। ये क्या है? हमारा हेलिक्स एंगल। और लिप क्लियरेंस कोण क्या कहलाता है? ये हमारा जो है ये हमारा लिप क्लियरेंस कोण कहलाता है। और चीजल एज एंगल हमारा इतना कहलाता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न पूछा था, कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है, कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसको लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कटिंग स्पीड भी मीटर प्रति मिनट तथा घूर्णन एन प्रति मिनट दिशा हो तो एक कार्य का व्यास डी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जो आप छिद्र करते हैं तो कितने व्यास का होना चाहिए, कोई सूत्र होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है डी इक्वल टू 1000 इंटू भी अपान पाई इंटू एन, या फिर डी इक्वल टू पाई इंटू एन 1000 इंटू वी। ठीक, डी इक्वल टू यानी डाया, डी को डाया बोलते हैं, डी इक्वल टू पाई इंटू 1000 अपॉन एन इंटू वी, या डी इक्वल टू एन इंटू 1000 पाई इंटू भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, डी इक्वल टू 1000 इंटू भी अपॉन पाई इंटू एन। अगला प्रश्न है, मृदु लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण निम्न होगा। ठीक है, जो चिपिंग के लिए छेनी का जो कर्तन कोण होता है, कटिंग एंगल जो होता है, वो कितने डिग्री का होता है, यही पूछा है। सभी को जानकारी होती है कि माइल्ड लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण कितना होगा। 54 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। तो देखिए, इसका जो होता है 55 डिग्री का होता है। ठीक है, चिपिंग के लिए छेनी का, चीजल का जो काटने का एंगल होता है वो 55 डिग्री का होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक डबल कट रेती होती है, एक डबल कट रेती होती है जिसमें दांत 2 बार काटे गए हों। ठीक है, ऑप्शन है। दूसरा है, दांतों को 2 सीट सहित जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, या तीसरा है, दांत कट पैरेलल सहित, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने बिल्कुल आंसर लगा लिया होगा, मन में सोच भी लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दांत कट पैरेलल सहित। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, दांत कट पैरेलल सहित। एक डबल कट रेती दांत कट पैरेलल सहित होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दांत के कट हैं। सिंगल कट के कुछ इस तरह से दांते होते हैं। ठीक है, और जो डबल कट होते हैं ना दोस्तों, तो सिंगल कट तो ये हो गए, और इसी के पैरेलल में क्या हो रहा है, डबल कट हो गए। ठीक है, तो दांत कट पैरेलल सहित, ये पैरेलल कहलाते हैं, पैरेलल सहित। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि दांतों का जो कट है पैरेलल के साथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा हम स्पीड में बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। ड्रिल चक का वह भाग जो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ड्रिल चक्र का चक्र नहीं, चक का वह भाग जो ड्रिल मशीन स्पिंडल में फिट होता है उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट, स्लीव, टेपर सॉकेट या आर्बर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसको बोलते हैं आर्बर, ठीक है। जो चक में जो फिट होता है उसे हम आर्बर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा चक गियर हेड कहलाता है, जो दांते होते हैं। ये पायलट कहलाता है, ठीक है। थंब ग्रिप कहलाता है, ये हैंडल है। ये स्लीव डायामीटर है, ये नोज डायामीटर है। ओपन लेंथ, क्लोज लेंथ, स्लीव, गियर टीथ, बॉडी, की होल, नोज या जा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बार बार, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब आर बार आप देख रहे हैं, है ना। बार बार से आप आर बार याद कर सकते हैं। ड्रिल में क्या फिट किया जाता है? ड्रिल में स्पिंडल में जो फिट होता है उसे हम आर बार कहते हैं, ठीक है। एक हेक्सा ब्लेड के दांतों का आकार अपनी पिच से पूर्णतः संबंधित है। एक हेक्सा ब्लेड के दांतों का आकार अपनी पिच से पूर्णतः संबंधित है। यह पिच कैसे निर्दिष्ट होते हैं? मतलब हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए 100 mm की प्रति की लंबाई के लिए, 25 mm की प्रति की लंबाई के लिए, 10 mm की प्रति की लंबाई के लिए। तो इसका जो आंसर है 100 mm की प्रति लंबाई के लिए पिच का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेटरल साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज क्या होता है? 2.538 mm, 6.147 mm, 5.944 mm या 6.35 mm? आपको बिल्कुल ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा 5.944 mm। प्रश्न थोड़ा हार्ड आने हैं तो आप लोग तैयारी हार्ड ही करें। ये देखिए यहाँ पे पूरा ड्रिल साइज है, ABCD, उसका इंच दिया हुआ और mm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा कितने हैं? Z तक हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आएगा यदि कि कुल कितने ड्रिल साइज के होते हैं, तो 26 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। और 100 क्या प्रश्न था? 100 mm की प्रति लंबाई के लिए इनके हेक्सा ब्लेड का वो किया जाता है। दांते का आकार पिच से पूर्णतः संबंधित है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखें। अब अगला जो प्रश्न है, लेटर साइज ड्रिल में ड्रिल की संख्या होती है, ध्यान रखो, अभी मैंने बताया है, आप लोग बताएं। 26 होती है, 10 होती है, 20 होती है कि 15 होती है? जी हाँ, लेटर साइज में ड्रिल में कुल ड्रिलों की संख्या 26 होती है। ड्रिल एक चक्कर में जितनी धातु के अंदर घुसता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, जैसे आपने किसी मशीन में ड्रिल करना शुरू कर दी, तो मान लीजिए वो एक राउंड रोटेट किया तो कुछ वो अंदर चला गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, कटिंग स्पीड, स्पीड, जॉब की गहराई या फीड, तो इसका जो राइट आंसर होगा फीड कहते हैं, ठीक है। एक चक्कर लेने में वो जितने अंदर जाता है तो उसको हम फीड के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? बेंच वाइज का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, गन मेटल या हाई स्पीड स्टील? ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बॉक्स नट आपने देखा होगा अंदर की साइड लगा होता है, तो बेंच वाइज का बॉक्स नट जो होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। बिल्कुल घबराने की कोई बात ही नहीं थी। आइए थोड़ा बेंच वाइज के बारे में हम जानते हैं। ये हमारी बेंच वाइज होती है। इधर साइड जो है ये मूवेबल जा होता है, ठीक है, और ये फिक्स जा होता है, हाँ। और ये यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं जा पीस, यहीं पर पीस को फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नट, ठीक है। तो जो किसकी बनी होती है दोस्तों? कार्बन स्टील की। किसकी? कार्बन स्टील की बनाई जाती है ना। और ये उसका हैंडल होता है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है, इसका कारण निम्न हो सकता है। ड्रिल किया छिद्र प्रयोग ड्रिल से बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब दे बहुत अधिक है, हेलिक्स कोण सही नहीं है, लिप क्लियरेंस सही नहीं है, कटिंग किनारों की समान लंबाई। देखिए, यदि आपने ड्रिल किया और ड्रिल जो किया है वो ज़्यादा हो गया, तो क्या कारण हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो कटिंग किनारे असमान लंबाई, कटिंग किनारों की जो है लंबाई जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए कहीं पर छिद्र गलत हो गया है, ठीक। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक
एठिथ ड्रिल में कौन सा रैक कोण बनाता है? एक एठिथ ड्रिल में कौन सा रैक कोण बनाता है? छेनी कोण, बिंदु कोण, हेलिक्स कोण या लिप क्लियरेंस कोण? इसका जो राइट आंसर होगा बिंदु कोण, यानी बी ऑप्शन बिंदु कोण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक टेप से छिद्र में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण नहीं बना है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपको किसी भी चीज़ में थ्रेड डालना है ना, चूड़ी बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पाइप है, ये पाइप है और इसमें हमें क्या बनाना है? चूड़ी बनाना है, ठीक ना। इसमें हमें चूड़ी बनाना है तो आप टैप का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? टैप का। प्रश्न क्या पूछा है ये देखिए कि एक टैप से छिद्र में मतलब होल में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण नहीं बना, मतलब थ्रेड नहीं बना है। शीतलन की आपूर्ति पूर्ण नहीं होती है। क्या उसमें पानी नहीं डाला गया है? टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है। टैप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार कम है। टैप ड्रिल से छिद्र का आकार बड़ा है। सोचिए आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, टैप का कटिंग किनारे का टिप जो है वो टूट गया है, इसीलिए हम चूड़ी का क्रेस्ट नहीं बना पा रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न, एक बेंच वाइज को निम्न में से विशिष्ट किया जाता है? स्पिंडल की लंबाई से, जबड़े की चौड़ाई से, स्थिर जबड़े की लंबाई से, गतिमान जबड़े की गति से। देखिए, एक बेंच वाइज को निम्न में से चिन्हित किया गया, मतलब किससे पहचानते, मतलब क्यों विशिष्ट है वो बेंच वाइज? स्पिंडल की लंबाई की वजह से, या जबड़े की चौड़ाई की वजह से, या स्थिर जबड़े की लंबाई की वजह से, या गतिमान जबड़े की गतिज दूरी की वजह से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जबड़े की चौड़ाई से, है ना। जबड़े की चौड़ाई से हम क्या किया जाता है? बेंच वाइज की साइज को विशिष्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, मतलब वहाँ पर जो थ्रेड निकाली जाती है, जो चूड़ी निकाली जाती है, क्या बटरस होती है, वी थ्रेड होती है, स्क्वायर होती है कि एक्मी होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो क्वेश्चन होता है, बेंच वाइज के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड काटी जाती है। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज की बॉडी किसकी बनी होती है? बॉडी जो होती है, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकिल या क्रोमियम? अब इस बार नट की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम बेंच वाइज की बात कर रहे हैं, जो कि बना होता है कास्ट आयरन का, ठीक है। कास्ट आयरन की बेंच वाइज बनाई जाती है। अगला प्रश्न, पेचकस की ब्लेड निम्न में से किस धातु की बनी होती है? पेचकस आपने देखा होगा, प्लास जिसे कहते हैं, है ना, कुछ इस तरह से ऐसे रहता है, फिर आप यहाँ पर काम कराते हैं अपना। तो पेचकस, सॉरी, पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, थोड़ा सा ये प्लायर है, कॉम्बिनेशन, इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। और जो स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, किसी भी पेंच को कसने के काम में आता है, ये पेचकस कहलाता है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, कॉपर या निकेल की बनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन स्टील की। पेचकस किसके स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है? कार्बन स्टील का बनाया जाता है, पेचकस कार्बन स्टील। अगला जो प्रश्न है, वाइस का साइज लिया जाता है? देखिए, वाइस की यदि साइज लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, है ना। तो उसकी जा की चौड़ाई से, जा की लंबाई से, जा के खुलने के साइज से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, बिल्कुल सही भाई, जहाँ उसकी चौड़ाई होगी उसकी जा की जबड़े की चौड़ाई से वाइस की साइज को लिया जाता है। अगला है, कटिंग टूल है, बताना है जो टूल काटते हैं, शाह, रेती, छेनी या उपरोक्त में से सभी? बिल्कुल, जो सा होता है हेक्सा, वो भी काटता है, फाइल के द्वारा भी काटा जाता है, छेनी के द्वारा भी काटा जाता है, तो मतलब डी ऑप्शन इस सही होगा। हैंड आरी की लंबाई की परास होती है 8 इंच से 22 इंच, 18 इंच से 22, 18 से 24, 10 से 20 या 10 से 14? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18 इंच से 24 इंच के बीच, ठीक। अगला जो प्रश्न है, क्रॉस कट सा के दांतों के कोण की परास होती है? क्रॉस कट सा, क्रॉस कट जो हेक्सा होता है उसके दांतों की परास 10 से 20 डिग्री, 20 से 45, 70 से 85 या 70 से 95? ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न हार्ड है, लेकिन आप पढ़ेंगे समझेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है।
एग्जिट मत करिएगा कि आप क्विट कर दें, नहीं समझ में आ रहा तो इन्हीं को पढ़ना है, यही तो प्रश्न हमारे नहीं समझ में आते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 से 85 डिग्री के बीच में। क्रॉस कट के दांतों के कोण की जो परास होती है, ध्यान दें ऐसे हमारे दांतें जो होते हैं हेक्सा के, उनके बीच क्रॉस कट की बात कर रहे हैं, वो 70 डिग्री से 85 डिग्री के बीच होती है। रिप्सा के दांतों के कोण का मान होता है, अब रिप्सा के दांतों के कोण का मान कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, डवटेल सा की चौड़ाई की परास कितनी होती है? 2 से 4 इंच, 3 से 5 इंच, 4 से 5 इंच, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए जो 2 से 4 होती है, डवटेल की चौड़ाई की परास 2 से 4 होती है। हैंड फाइल का अनुप्रस्थ काट होता है, जो हैंड फाइल होती है उसका क्रॉस सेक्शनल काट कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? सोचिए हैंड फाइल कैसी होगी, बिल्कुल आयताकार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आयताकार। अगला प्रश्न है, सेकंड कट युक्त रेती है। सेकंड कट अभी मैंने दिखाया भी था। सेकंड कट हैंड फाइल होती है, स्क्वायर होती है या चपटी रेती होती है, कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा चपटी रेती होती है ना। दो सेकंड कट रेती कैसी होती है? चपटी होती है। रफ रेती के प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र के दांतों की संख्या कितनी होती? तो रफ रेती में क्या है, जैसे 8, 12, 18 या 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो रेती के प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र में दांतों की संख्या 8 होंगी, मतलब 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें होंगे। अगला प्रश्न है, गोलाकार आंतरिक छेदों को रेतने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिए गोलाकार आंतरिक जो होल होते हैं उनको यदि फाइलिंग करना है, खुरदुरे हैं फाइलिंग करना है, तो स्तंभ रेती, अर्धगोल रेती, गोल रेती या छुरीधार रेती, कौन सी रेती का आप इस्तेमाल करेंगे? दोनों ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, सभी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भाई, गोला है तो गोल रेती का इस्तेमाल करिए ना, बाकी में काहे परेशान। अगला जो प्रश्न है, छेनी का भाग नहीं है। छेनी का जो भाग नहीं है कौन सा है? एक टैग होता है, ग्रीवा, फेरूल या प्रोक्स? जल्दी बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा, छेनी का जो भाग नहीं है वो है प्रोक्स। बाकी फेरूल भी होता है, टैग भी होता है, ग्रीवा भी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, सॉल छेनी की चौड़ाई की परास कितनी होती है? 2 से 20 mm, 3 से 20 mm, 8 से 44 mm या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 से 20 mm। जो साल छेनी होती है उसकी चौड़ाई की परास जो होती है 8 से 44 mm के बीच में होती है। अगला जो प्रश्न है, वो लेथ मशीन के कार्यों में प्रयुक्त चीजल कौन सी है? लेथ मशीन का कार्य चल रहा है, वहाँ पर हम कौन सा चीजल प्रयोग करेंगे? पेरिंग छेनी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पेरिंग छेनी, गेज छेनी, कपोत, पुच्छ छेनी, इसी तरह के घुमा फिरा के प्रश्न आते, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेज छेनी का। लेथ मशीन के कार्य में गेज छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श हेक्सा के ब्लेड के दांत के मध्य का अंतराल का मान होता है 0.9 mm या 0.8 mm, 0.6 mm या 1.0 mm? तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.8 mm। अगला प्रश्न है, सतह के स्तर की जांच में प्रयुक्त टूल है। सतह की स्तर की जांच, जैसे कोई एक जॉब है उसमें हमें स्तर का पता करना है कि ऊंच नीच तो नहीं है, प्लेन है, कैसा है। मार्टिस गेज का इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिट लेवल का, सावल का या उपरोक्त में से सभी का? जल्दी बताइए। बिल्कुल स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल सरफेस लेने के लिए, जैसे मान लो ये एक खंभा है, ये दूसरा खंभा है, तो इसकी जो सामना है यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये जानकारी लेना है कि क्या ये वाला खंभा से टच हो रहा है कि नहीं। तो सरफेस लेवल यानी स्पिरिट लेवल बोलते हैं। स्पिरिट लेवल एक इस तरह से होता है, उसके माध्यम का मतलब उपकरण है, आप नेट में भी देख सकते हैं। स्पिरिट लेवल के द्वारा ही सतह की जांच की जाती। अगला प्रश्न है, हार्डवुड में निर्मित हैमर है, स्लेज, पावर, सॉफ्ट या ए और सी दोनों? हार्डवुड जो लकड़ी होती है ना, जो कठोर लकड़ी होती है, उसको मतलब उसमें जो हैमर प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? भाई ए और सी दोनों होता है, मतलब स्लेज और सॉफ्ट दोनों का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, वॉइस का भाग है,
मूवेबल जा, स्पिंडल, जा प्लेट्स, उपरोक्त में से सभी। अभी आपने वॉइस भी देखा था और आप हमें इसका आंसर बताइए। बिल्कुल स्पिंडल भी होता है, मूवेबल जा भी होता है, फिक्स जा भी होता है, जा प्लेट्स भी होते हैं। मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रश्न 39वां है, नर्म धातुओं की कटिंग के लिए प्रयुक्त टूल्स कौन सी होती है? नर्म धातुएं, जो धातुएं नर्म होती हैं उनको काटना है, उनको काटने के लिए कौन सी टूल्स का यानी ड्रिल का प्रयोग करेंगे? फ्लैट, स्ट्रेट, ट्विस्ट या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का उपयोग करके नर्म धातुओं की कटिंग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि कटिंग से प्रश्न आएगा, टूल से प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज का आखिरी जो सवाल है, कठोर लकड़ी को समतल करने में रमदा कौन सा प्रयोग होता है? आपने रमदा देखा है क्या? हाँ, वो बढ़ाई लोग जो होते हैं ना, लकड़ी को मतलब उसको कुछ इधर उधर खिसकाते हैं, तो जो समतल, उससे लकड़ी हमारी जो ऊपर नीचे है वो निकल जाती है और समतल हो जाती है। बारीक धातु रमदा, अवतल रमदा, गड़क रमदा या उनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर तो है भाई, हमें समतल करना है, नहीं बारीक करना, बारीक धातु रमदा प्रयोग कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और साथ मेरे दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।